बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। यहाँ पर अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस की, तो ईवीएस का आपका प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पेपर आया था, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराएंगे। पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 सेट नंबर 1 से हमने पार्ट 1 को कंप्लीट करा दिया था। पार्ट 1 में लगभग 15 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कराए थे। इसके अलावा बाल विकास पूरा बता दिया, एक सेट कंप्लीट हो गया है। हिंदी आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है, उसमें मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर करें प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी को सॉल्व कराने के बाद अलग से भी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो आप चैनल पर बने रहें, ठीक है, डेली वीडियोस आपको मिलेंगे। तो आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगा के जाएं एग्ज़ाम में, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मिलते जुलते ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो इसमें हमने 15 क्वेश्चन तक की बात कर ली थी सोल्यूशन के साथ में। तो आगे बढ़ते हैं और बचे हुए क्वेश्चंस देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 136 से हमारा आज का शुरू होगा और 15 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे आज के अपने इस वीडियो को 136 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पर पूछ रहा है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास पूछ रहा है कि इनमें से किस पर हुआ है। तो यहाँ पर 136 के आंसर की बात करें, जिन भी स्टूडेंट ने 136 का आंसर सी बताया उनका करेक्ट है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। अगर हम डिटेल में बात करें तो अमेरिकी एजेंसी नासा की रिपोर्ट के अनुसार ओजोन परत पर उत्तरी अमेरिका के आकार जितना बड़ा छिद्र हो चुका है, जिसका आकार लगभग 2.5 वर्ग किलोमीटर आंका गया है। तो आप जान सकते हैं कि ओजोन परत का ह्रास कितनी तेजी से हुआ है और कहाँ पर हुआ है, तो वह दक्षिणी ध्रुव पर देखने को मिला है। करेक्ट आंसर सी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 पूछा है, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। आपको बताना है भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, इनमें से कौन था वो आपको बताना है। तो यहाँ पर 137 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा हीरालाल जे कानिया। ये जो हैं ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश, आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 138। क्वेश्चन नंबर 138 पूछ रहा है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो कई सारे आपको सीटेट में, यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो यहाँ पर 138 की बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा विलुप्त के करीब जो है जीव। विलुप्त के करीब जीव रेड डाटा बुक से संबंधित है। अगर हम रेड डाटा की बात करें तो यह सार्वजनिक दस्तावेज का एक प्रकार है जो पौधों, जानवरों, कवक के साथ साथ कुछ स्थानीय उप प्रजातियों सहित विलुप्त प्राय और दुर्लभ प्रजातियों के रिकॉर्ड हेतु बनाया गया है, रेड डाटा बुक, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 139। क्वेश्चन नंबर 139 पूछ रहा है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं या अध्यक्षा हैं। इनमें से आपको बताना है जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता की बात करें तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा रेखा शर्मा। तो करंट की भी चीज़ें पूछ लेगा आपसे, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मलिनी भट्टाचार्य एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। तो यहाँ पर बात होगी मलिनी भट्टाचार्य की, इनके बारे में भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। वहीं पर अगर हम गिरिजा व्यास की बात करें तो गिरिजा व्यास एक भारतीय राजनीतिक कवि और लेखिका भी हैं। वह 15वीं लोकसभा की सदस्य थी जो चित्तौड़गढ़ निर्वाचन क्षेत्र से भारत की संसद के निचले सदन और भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी। वहीं पर लास्ट हम बात करें यास्मीन अबरार की, तो यास्मीन अबरार भी राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो इन सभी के बारे में आप जान लीजिए, इन सभी से कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए मैंने इन सभी के बारे में डिटेल में बात कर ली है।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 140 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 140 है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो यहाँ पर 140 की बात करें तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रेजेंट में ही लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक आहूत या रखी जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें कि एक वर्ष में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र जो कि फरवरी और मई के बीच में होता है। दूसरा होता है मानसून सत्र जो कि जुलाई और सितंबर के बीच में। तीसरा शीतकालीन सत्र होता है जो कि नवंबर और दिसंबर के मध्य होता है। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों को ऐसे अंतराल पर आहूत करेगा कि एक सत्र की अंतिम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल ना हो। तो इसी तरह से एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र देखने को मिलते हैं। करेक्ट आंसर बी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 141। क्वेश्चन नंबर 141 पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पर जब भी हम भाग 9 की बात करते हैं तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 141 का। दोस्तों वहीं अगर पूछ ले आपसे कि जो भाग 3 है वह किसकी बात करता है, तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। जबकि हम भाग 6 की अगर बात करें तो भाग 6 में राज्य से संबंधित चीज़ें दी गई हैं। और भाग 4 की बात करें, ठीक है, 4 में क्या दिया है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने सभी के बारे में जान लिया क्योंकि किसी न किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बढ़ते हैं 142 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 142 पूछ रहा है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। आपको बताना है 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शहरी स्थानीय स्वशासन से। 1992 ईस्वी में संविधान का 74वां संविधान संशोधन हुआ और संविधान में एक नया भाग 9(1) जो है वह जुड़ गया। इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं के संगठन व कार्य के संबंध में एक निश्चित दिशा निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वहीं अगर 73वां संविधान संशोधन पूछ ले तो वह ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा है तो मैंने बता दिया। बढ़ते हैं 143 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 143 पूछ रहा है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि ताजमहल के खराब होने का कारण क्या है। तो दोनों लगभग एक ही तरह दोनों के आंसर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 143 की बात करें तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अम्ल वर्षा में योगदान करने वाले प्रदूषकों में SO2 तथा NO2 ये भी आपका मुख्य है। तो ये दोनों की बात हो गई, करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 पूछ रहा है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। इन सभी से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो सभी के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार किस देश से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इंग्लैंड। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार जो है वह इंग्लैंड से लिया गया है। अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, तो वह अमेरिका से लिए गए हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी गया है, तो इसलिए मैंने बता दिया। वहीं अगर हम आयरलैंड से बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हो गई। यहाँ पर 144 का करेक्ट आंसर सी मैंने बताया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 145। क्वेश्चन नंबर 145 पूछ रहा है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। तो यहाँ पर 145 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 ठीक है तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 324 निर्वाचनी का
अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बताया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि भारत का निर्वाचन आयोग के संबंध में किस भाग के किस अनुच्छेद में बात की गई। तो भाग तो आपका 15 है, मैंने बता दिया, भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर के 329। जैसे मान लो आपसे ये भी पूछ सकता है ना कि क्वेश्चन आप बदलना हो तो इसी से संबंधित क्वेश्चन बदल के पूछ सकता है, तो मैंने आपको उनके बारे में बता दिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 146 क्या पूछ रहा है? 146 पूछ रहा है लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है। प्रथम जो घंटे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो जो प्रथम घंटा होता है कार्यवाही का तो उसे हम प्रश्नकाल कहते हैं। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं एक दूसरे से। सामान्यतः लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है और उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका संसद की कार्यवाही में विशेष महत्व है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों में प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद जो आएगा वह शून्यकाल आएगा। प्रश्नकाल के बाद पूछ सकता है कि कौन सा काल आएगा, तो शून्यकाल आएगा। इसका समय 12 बजे से 1 बजे का होता है। किसका? शून्यकाल का समय। तो इन दोनों को मैंने बता दिया, ये दोनों इम्पोर्टेंट थे। इसमें तो पूछ ही लिया है, अगली बार आपसे ये पूछ सकता है यानी आने वाले पेपर में, तो मैंने दोनों के बारे में बता दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। 147 क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं। 147 पूछा है वर्षा जल संग्रहण क्या है। बताना है वर्षा जल संग्रहण क्या है। तो यहाँ पर 147 की बात करें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। सिंपल सा आंसर है वर्षा जल संग्रहण। संग्रह का मतलब होता है एकत्र करना या इकट्ठा करना। तो वर्षा जल का जमाव करेंगे और भंडारण करेंगे। करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 देख लेते हैं। 148 पूछा है भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। भारतीय गैंडा से भी कई सारे क्वेश्चन पूछता है। तो भारतीय गैंडा जो संरक्षित है वह है कांजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है, इसीलिए कांजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसमें हम गैंडे को संरक्षित करने की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 149। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर आपके लिए प्रश्न एक और बनता है कि कांजीरंगा नेशनल पार्क जो है वह कहाँ या किस राज्य में स्थित है। ठीक है, आपके लिए यह क्वेश्चन था, कमेंट में इसका आप आंसर दीजिएगा। 149 है निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है, इनमें से आपको बताना है। तो 149 की बात करें तो जब भी हम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की बात करते हैं तो सबसे पहला क्रम हमें उत्पादक यानी प्रोड्यूसर दिखेंगे, उसके बाद उपभोक्ता मिलेंगे, उसके बाद अपघटक मिलेंगे। तो क्रम आपका ये सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 149 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 150, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। तो देख लेते हैं इसे भी। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है, इनमें से आपको बतानी है। तो यहाँ पर 150 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस जो है वह वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। हम लोग कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, कमेंट में बताइए। वैसे बता दे रहे हैं O2 है, जो पौधे ग्रहण करेंगे वह CO2 हो जाएगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट कितना है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का यही रीज़न है कि एग्ज़ाम में कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, आप उनका आंसर जानते हो तो बेहतर तरीके से आप उसको हल कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम रुकेंगे क्योंकि सेट 1 जो है वह कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर 2018 के क्वेश्चन पेपर को हम लेकर के आएंगे, उसे सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन पेपर वगैरह हैं आप उन सभी को ज़रूर सॉल्व करके जाएँ, इससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।